यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, 12th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसमें बेटा आप सबको सारी सब्जेक्ट के जैसे केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, बेटा सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है ना, और डिटेल से बेटा हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ आपको हमारे रवि सर पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री हमारे अभिषेक सर पढ़ाएंगे, और जैसा कि आप सबको पता है कि फिजिक्स बेटा हम आप पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो बेटा इस चैनल पे बेटा आपको क्या होने वाला है, 12th क्लास की जितनी भी सब्जेक्ट के जो भी वीडियो बेटा यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे एकदम सीरियल वाइज, और सभी वीडियो का आपका बेटा एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा चैप्टर वाइज। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो वो चीज़ें बेटा आप अच्छे ढंग से घर पे ही बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे क्लासेस चलने वाली हैं सारा A to Z बेटा आपको नोट्स यहाँ पे बनवा दिया जाएगा, लिखाते चलेंगे, और सारा NCERT के अकॉर्डिंग बेटा जैसे NCERT में दिया हुआ है उस तरह से NCERT में जो जो हेडिंग है बेटा सारी हेडिंग हम क्या करेंगे एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू सेशन। ठीक है ना, तो सभी बच्चों से अनुरोध है बच्चे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा किसी भी सब्जेक्ट का बेटा, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम बिना लेट करते हुए बेटा आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 1 नाम मैं यहां पे लिखता हूं बेटा चैप्टर नंबर 1 का, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बात करें बेटा तो इंग्लिश में कहते हैं, ये चैप्टर 1 है 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये अगर पूछा जाए कि कौन से यूनिट के अंतर्गत आती है तो यूनिट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलते हैं बच्चा स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट के अंदर बेटा पहला चैप्टर तो ये आता है, दूसरा चैप्टर आता है बेटा हमारा जिसको हम कहते हैं विभव तथा विभवांतर। सेकंड वाला चैप्टर बेटा विभव तथा विभवांतर। एक को बोला जाता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के अंदर बेटा हम कैपेसिटर की बात करेंगे, संधारित्र की बात करेंगे, और बेटा इसी के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, गाउस का प्रमेय क्या होता है, इन सब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो NCERT बेटा 2 चैप्टर में बेटा डिवाइड किया है। अगर मैं कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो कई चैप्टर बन जाते हैं, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग बेटा पहले यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं बेटा। पहला आता है हमारा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र आता है, दूसरा विभव तथा विभवांतर वाला चैप्टर होता है बेटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैपेसिटर वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे, संधारित्र वगैरह हम क्या करने वाले हैं बेटा इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो ध्यान से सुनो। और इसके बाद जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो तीसरा चैप्टर का नाम होता है विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप लिख सकते हो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है लल्ला, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2 चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में बेटा जो हमारा चार्ज होगा बेटा, चार्ज को डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होता है आवेश। आवेश के बारे में अच्छे ढंग से स्टडी करने वाले हैं। और इस
यूनिट के अंतर्गत जो हमारा आवेश होगा बेटा वो रेस्ट में होगा, गति नहीं कर रहा होगा। तो जब हम आवेश को रेस्ट मान के पढ़ेंगे तो हम इस 2 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आवेश हमारा मोशन में आएगा बेटा, गति करने लगेगा, तो हम कौन से चैप्टर में पहुंच जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बात कहें तो बेटा विद्युत धारा, ठीक है ना। तो लेट ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा अगर इसकी डिफिनीशन पूछा जाए तो बेटा सभी से अनुरोध है कि अभी आप सब बेटा जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है कलम कॉपी लेकर बैठेगा बेटा। मैं यहाँ पे सारा डिफिनीशन यहाँ पे क्लियर करवाता चलूंगा, डिफिनीशन लिखाता भी चलूंगा, ताकि आप एक अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आपका बेटा वो नोट्स बेटा एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। तो सबसे बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं तो पहला बेटा इलेक्ट्रो और दूसरा बेटा दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। चार्ज की हिंदी होती है बेटा आवेश, और रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। चार्ज की हिंदी क्या होती है, आवेश, और रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है बच्चा वो क्या होता है, भौतिक विज्ञान की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। परिभाषा फिर से सुनो, मैंने क्या बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा डिफिनेशन हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है ना। किसका अध्ययन करते हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में। अभी मैंने बताया कि रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी किया जाता है जब तक हमारा आवेश रेस्ट में रहेगा, गति नहीं कर रहा होगा, तब तक हम 2 चैप्टर का अध्ययन करते हैं जिनका नाम होता है बेटा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। दूसरा होता है विभव तथा विभवांतर के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा आवेश होगा वो मोशन करने लगेगा, गति करने लगेगा, चलने लगेगा, तो आपने परिभाषा क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को, मतलब जब आवेश चलता है बेटा तो हम क्या कहाँ पहुंच जाते हैं, विद्युत धारा वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जब हमारा आवेश गति करने लगेगा, मोशन की अवस्था में आ जाएगा, चलने लगेगा, तो हम तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो फटाफट बेटा इसकी डिफिनेशन आपने लिख लिया होगा। अगर जो बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करें, बनाते चलें, हमारे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट होता चले। तो हेडिंग डालो सभी लोग बच्चे, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी या विद्युतिकी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैद्युतिकी। परिभाषा लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है लल्ला, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई क्या बेटा, स्थिर वैद्युतिकी की। अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मतलब विद्युत आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है कि आवेश किसे कहा जाता है। तो फटाफट बच्चे हेडिंग लगा लो आप लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश या आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज,
हिंदी में कहें तो उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। तो परिभाषा लिखना स्टार्ट करो इसका कि किसी पदार्थ का वह गुणधर्म, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण दो क्षेत्र बेटा कौन कौन से, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा बेटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तथा इनके प्रभावों का अनुभव किया जाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण दो क्षेत्र, उसमें कितने क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, दो। कौन कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तथा इन क्षेत्रों का क्या किया जाता है बेटा, इनके प्रभावों का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे देखो ध्यान से, कि पदार्थ का गुणधर्म होता है। गुणधर्म जैसे कि मैं बात करूं कि अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान होता है तो क्या करता है बेटा, वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी करता है या किसी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण क्या कर सकता है, बल लगा भी सकता है। वैसे क्या होता है भी, जो अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसमें दो क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं बेटा, एक तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र, तथा इसके प्रभाव का अगर हम अनुभव करेंगे तो वो क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि विद्युत आवेश को लिखते किससे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिखो कि विद्युत आवेश को हम किससे लिखते हैं बेटा, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखो कि विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो विद्युत आवेश बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। तो एक ये भी लिख लो कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। तो तीन बातें मैंने आपके विद्युत आवेश के बारे में बताया बेटा कि विद्युत आवेश को लिखते किससे हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या क्या बन सकता है, तो आप फटाफट हेडिंग लगा लो, विद्युत आवेश के मात्रक। ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा, हमारी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो राइटिंग पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम जो बोल रहे हैं बेटा उसको सुनो और अपने से लिखो भी। ठीक है ना। वैसे मैं लिख तो रहा हूँ, ठीक है ना, अगर कहीं गलत भी लिख दे रहा हूँ, कहीं हिंदी गलत भी लिख जाती है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। ठीक है बच्चे। तो चलो अब हेडिंग डालो फटाफट आप लोग, विद्युत आवेश के मात्रक। विद्युत आवेश के मात्रक। तो विद्युत आवेश के मात्रक क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से। यहां हेडिंग क्या लगाएंगे, विद्युत आवेश के मात्रक। देखो विद्युत आवेश के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है, आवेश, विद्युत आवेश बराबर क्या पढ़ा होगा आपने, विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा गुणे समय, ये पढ़ा होगा आपने।
आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से, धारा को किससे लिखते हैं, I से, और समय को किससे लिखते हैं, T से। तो ये तो फार्मूला आपने पढ़ा था कक्षा 10 में। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे कि आवेश का मात्रक होता है बेटा हमारा एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक होता है हमारा सेकंड। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाता है, या इसी चीज को हम क्या लिखते हैं बेटा, कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कूलाम, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम हो सकता है। अब ये बात आती है कि ये कौन सी पद्धति में होगा, तो बेटा आपको 11th क्लास में पद्धतियां पढ़ाई गई होगी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ठीक है ना। तो ये एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। कौन सी पद्धति का, एमकेएस पद्धति का मात्रक आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है, ठीक है ना। बात यहाँ पे आती है बेटा कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या बन सकता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है, एम्पियर बदल जाता है बेटा स्टेट एम्पियर में, स्टेट एम्पियर में, और सेकंड तो सेकंड में ही रहता है बेटा। जिस तरह बेटा एम्पियर सेकंड को हम लिखते हैं कूलाम, उसी तरह बेटा स्टेट एम्पियर सेकंड को हम लिखते हैं स्टेट कूलाम। क्या लिखेंगे लल्ला, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है। तो आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में पूछा जाए तो एम्पियर सेकंड या कूलाम, सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो स्टेट एम्पियर सेकंड या स्टेट एम्पियर सेकंड, या इसी को पढ़ते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट एम्पियर किसका मात्रक होगा, विद्युत धारा का, कौन सी पद्धति में, सीजीएस में। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, लेकिन कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, ठीक है। जिस तरह एम्पियर सेकंड को हम कूलाम लिखते हैं, उसी तरह स्टेट एम्पियर सेकंड को हम क्या लिखेंगे, स्टेट कूलाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये फटाफट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपने नोट करो। अब यहाँ पे एक चीज आता है, और सारे मात्रक हो सकते हैं आवेश के, और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखोगे क्या, आवेश के अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में सबसे पहला मात्रक जो आता है वो आता है फैराडे। फैराडे, एक फैराडे जो होता है वो कितने कूलाम के बराबर होता है, तो एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के, 96,500 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। और बेटा जिस तरह आपने क्लास 10th में या क्लास 11th में या क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता था, 10 के पावर 5 डाइन, और ये किसके मात्रक होते थे, बल के होते थे। तो न्यूटन कौन सा मात्रक होता था, बल का, एमकेएस पद्धति में। डाइन किसका मात्रक होता था, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता था। इनमें रिलेशन क्या होता था, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर, 10 के पावर 5 डाइन के। उसी तरह बेटा आवेश का एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है, तो इनमें भी रिलेशन होता है। एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, तो ये लिख लेना कि एक कूलाम बराबर होता है बेटा 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के। क्या बताया मैंने कि एक कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। और क्या बेटा, जो कूलाम होता है ना, कूलाम को प्रतीक में बेटा सी, ऐसे सी से भी लिखते हैं। किसी किसी बुक में बेटा पूरा कूलाम नहीं लिखता, ऐसे सी लिख देता, तो सी से हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये प्रतीक है, ठीक है। और क्या मात्रक हो सकता है बेटा, आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन भी हो सकता है, फ्रैंकलिन। अब ये फ्रैंकलिन क्यों पढ़ा बेटा, एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, इसीलिए उन्हीं के नाम पे बेटा आवेश का एक मात्रक पढ़ा जिसका नाम क्या होता है, फ्रैंकलिन। तो आवेश के बहुत सारे मात्रक हमने आपको बता दिया बेटा, क्या, पहला एम्पियर सेकेंड या इसी को बोलते हैं कूलाम, दूसरा बेटा स्टेट एम्पियर सेकेंड या इसी को बोलते हैं स्टेट कूलाम, और तीसरा हो सकता है फैराडे होता है। एक फैराडे में कितने कूलाम, 96,500 कूलाम। एक कूलाम में कितने स्टेट एम्पियर होते हैं, तो 3 × 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर होते हैं। और फ्रैंकलिन भी किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए किस विद्युत आवेश का, तो बेटा फ्रैंकलिन होता है। सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए विद्युत आवेश का, तो फैराडे होता है, ठीक है ना। तो यहां पे एक नोट पॉइंट करके हम क्या लिखेंगे, एक ऐसे नोट पॉइंट करके आप लिखोगे, क्या नोट पॉइंट पे आपको लिखना है, देखो ध्यान से, कितने मात्रक हमने आपको यहां पे लिखा दिए, ऐसे आपने लिखना है। विद्युत आवेश के मात्रक में लिखना है, विद्युत आवेश जो Q होता है बेटा उसका मात्रक क्या क्या हो सकता है, पहला बेटा एम्पियर सेकंड होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। और बेटा दूसरा क्या हो सकता है, स्टेट एम्पियर सेकंड, और इसी को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, स्टेट कूलाम, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और मैंने आपको बताया है, और क्या हो सकता है,
और हो सकता है क्या, बराबर करके आप ये भी लिख सकते हो कि फैराडे, फैराडे, या और क्या हो सकता है बेटा, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है ना। तो इतने सारे मात्रक हो सकते हैं आवेश का, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश का। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। स्टेट एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का। स्टेट कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। फैराडे किसका मात्रक है, आवेश का। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, आवेश का, ठीक है ना। तो ये सारे आवेश किसके मात्रक किसके हो सकते हैं, आवेश के हो सकते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, आपने ये पॉइंट लिख लेना, इसी में ये पॉइंट लिखना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा, फैराडे होता है। एक फैराडे में कितने कूलाम, 96,500 कूलाम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। फैराडे होता है तथा सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है, ठीक है ना। ये नोट कर लो। अब हम क्या करने वाले, अभी हमने आवेश के बारे में पढ़ा, ये तो केवल डिटेल्स हमने आपको बताया आवेश के बारे में, क्योंकि क्लास 10th में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है, क्योंकि क्लास 10th में है ही नहीं ये सारी चीजें, आपको 12th में पढ़ाई जाती है, क्योंकि आप 12th में बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आप बड़े हो गए हैं। 10th में आप छोटे थे तो छोटी क्लास में थे, तो भाई जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो आप बड़े क्लास में आ गए तो बड़ी बड़ी चीजें बताई जाएगी। कितने सारे बारे में आप सारी चीजें बता दी, ठीक है ना। तो ये आवेश के बारे में आपने हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब जो टाइप्स ऑफ चार्ज होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये बात किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो आवेश होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जिसका नाम पहला बेटा होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हिंदी में बात करें तो धनात्मक आवेश और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब ये बात आता है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश से क्या समझते हैं आप, मतलब क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ये केमिस्ट्री में भी आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा कि किसी वस्तु पे धनावेश कब आता है और किसी वस्तु पे ऋणावेश कब आता है। कोई भी एलिमेंट्स होता है, कोई भी वस्तु होता है बेटा, पहले वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि उस वस्तु पर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। नेट आवेश का मतलब उस वस्तु में जितने नंबर ऑफ प्लस होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, माइनस होंगे। तो जितने प्लस उतने माइनस को जब आप जोड़ोगे तो उस वस्तु पे जो नेट आवेश आएगा वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जिसके ऊपर नेट आवेश जीरो होता है बेटा, नेट आवेश शून्य होता है, उस वस्तु को हम बोलते हैं उदासीन वस्तु, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि कोई वस्तु धनावेशित कब होगी और ऋणावेशित कब होगी। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट ले लें, चलो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम की बात कर लेते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। 11 का मतलब बेटा इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 8 1, ये लिखेंगे ना। अब सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा तो भरा हुआ है, दूसरा भी भरा हुआ है, जो लास्ट ऑर्बिट है बेटा वो क्या है, खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट में भरने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब सोडियम करेगा क्या, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन क्या ले। तो बेटा इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बट एक इलेक्ट्रॉन देने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो होगा क्या कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, तो अब जो सोडियम है, सोडियम के अंदर अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 10, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11 है। तो बेटा किसकी संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो होगा क्या कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो इस वस्तु पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। कैसे आया धनावेश, क्यों,
क्योंकि मैंने बताया कि बेटा जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसने दान किया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 से हो गई 10, प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 है, तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस वस्तु पे धन आवेश आ गया। इसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो धनात्मक आवेश आया कैसे, जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हुई कमी। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पे आ जाता है धन आवेश, और इस धन आवेश को हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, जिसे धनात्मक आवेश कहा जाता है। ठीक है ना। अब उसी तरह बेटा यहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। अब ऋणात्मक आवेश की बात करें तो क्लोरीन समझते हो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने नंबर आप क्या होंगे इसमें, उतने नंबर आप इसमें प्रोटॉन भी होंगे। तो अब होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 2 8 7 होता है। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना करेगा क्या, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से किसी से ले ले या अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे। ठीक है। तो ये करता क्या बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी पे, तो अब क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 17 से 18, और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितना है बेटा, 17। तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस आ जाता है। और इस माइनस आवेश को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आवेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश आया कब, कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु पे ऋण आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा लिखना चाहो बेटा तो बहुत ही सिंपल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, जिसे धनात्मक आवेश कहा जाता है। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और ये चीजें केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा, तो ये बताने की वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दें कि बेटा किसी वस्तु पे धनावेश और ऋणावेश कब आता है। ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक हम इस पे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यहां पे नोट पॉइंट आप हेडिंग डालो। नोट पॉइंट का मतलब होता है कि एक बात आती है सजातीय आवेश, और एक होता है बेटा विजातीय आवेश, या इसी को कहते हैं समान आवेश। सजातीय आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा, समान आवेश। और दूसरा जो आवेश होता है एक तरह से कह सकते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, या इसी चीज को हम कहते हैं विपरीत आवेश, विपरीत आवेश। तो समान आवेश और सजातीय आवेश किसे कहते हैं, या विपरीत आवेश या विजातीय आवेश किसे कहते हैं। तो एक जैसे जो आवेश होते हैं ना, एक जैसे आवेश, उसको बोला जाता है सजातीय आवेश। जैसे मैं कहूं यहाँ पे 2 आवेश लिखूं कि एक प्लस है, दूसरा आवेश भी क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक जैसा आवेश है, तो इस आवेश को हम क्या बोल सकते हैं, सजातीय आवेश। अगर मैं यहीं पे कह देता कि एक माइनस है और दूसरा भी क्या है, माइनस है, तो ये भी आवेश कैसे आवेश हो जाते बेटा, एक जैसे आवेश है, सजातीय आवेश हो जाते हैं। विजातीय का मतलब विपरीत आवेश, दोनों का जो बेटा चिन्ह है वो विपरीत हो, एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूं कि जो सजातीय आवेश होते हैं मतलब एक जैसे आवेश होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है बेटा, प्रतिकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण। तो यहां पे लिखोगे क्या, 2 सजातीय आवेशों के बीच, 2 सजाती मतलब समान, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है,
प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और दूसरा बेटा कि दो विजातीय आवेशों के बीच, दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है, करता है। ठीक है ना। तो ये बेटा मैंने दो पॉइंट आपको लिखाया कि एक जैसे आवेश होंगे तो उनको भाई उनके बीच जो बल काम करने वाला प्रतिकर्षण, और दो भी मतलब अलग अलग आवेश होंगे, विजातीय आवेश होंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो उनके बीच कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, प्रतिकर्षण का मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, कोशिश करेंगे दूर भेजने की कोशिश, तो उस बल को हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना। तो कभी बेटा एक जैसे आवेश एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, वो कभी आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे प्रतिकर्षण और आकर्षण ना बोल के हम एक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे जब भी बात आएगी बेटा। आकर्षण प्रतिकर्षण बल ना बोल के हम बोलेंगे बेटा क्या? स्थिर वैद्युत बल। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत बल के अंतर्गत बेटा आपका आकर्षण भी बल आ जाएगा और प्रतिकर्षण बल भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना बेटा कि अब हम यहाँ पे प्रतिकर्षण आकर्षण बल ना बोल के हम कौन सा बल बोलेंगे बेटा? कि स्थिर वैद्युत बल। तो आपसे केवल इतना पूछा जाए कि आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण ना बोल के हम कौन सा बल कहेंगे? स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था सजातीय आवेश और विजातीय आवेशों के बीच में, थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको लिखाया। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बेटा कंडक्टर, चालक। ठीक है ना। तो फटाफट हेडिंग लगा लो चालक। चालक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि चालक क्या होता है। ठीक है ना। चालक, चालक क्या होता है बेटा? कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिसमें धारा का बेटा प्रवाह आसानी से हो जाए, भाई जिस ऐसा पदार्थ हम कह सकते हैं चालक कहलाता है। ठीक है ना। जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाए? आसानी से हो जाए, आसानी से कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा, उसका प्रवाह आसानी से हो जाए, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और किसी भी चालक की जो चालकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चालकता क्या होती है? चालक की अधिक होती है, बट जो प्रतिरोधकता होती है चालक की, प्रतिरोधकता होती है जो बेटा, वो क्या होती है? कम होती है। क्योंकि प्रतिरोध बेटा आप आगे पढ़ोगे कि प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता ज्यादा होगा तो उसकी चालकता कम हो जाएगी, तो वो चालक की भांति थोड़ी व्यवहार करेगा फिर। ठीक है ना। तो चालक का काम होता है जिसमें धारा का प्रवाह बड़ा सुगमता से हो जाए। ठीक है ना। आसानी से हो जाए। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें बेटा तो क्या हो सकता है चालक? ठीक है ना। जैसे आप आयरन कह सकते हो। ठीक है ना। और क्या कह सकते हो बेटा? चांदी कह सकते हो, सोना कह सकते हो। जो एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स भी एक तरह से चालक का ही काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी होती है वो भी चालक ही काम करती है बेटा। क्योंकि बेटा अगर हम क्या करते हैं, हमें करंट लगती है, अगर हम किसी तार को, कटा हुआ तार को टच करें तो करंट लगता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी धारा का प्रवाह हो सकता है। तो हम भी किस किस भांति व्यवहार करेंगे? चालक की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है। तो चालक का मतलब बेटा कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए चालक कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि जो चालक होता है, चालक की चालकता अधिक होती है। चालक की चालकता अधिक होती है, परंतु प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में बात करें बेटा तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? जो हमारा
सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, ठीक है ना, लोहा हो सकता है, ठीक है ना, मनुष्य हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जानवर, ठीक है ना। ये सब किसकी बात व्यवहार करेंगे? चालक की बात व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये चालक होते हैं ठीक है। अगला जो हेडिंग आता है हमारा कुचालक, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें जिसमें धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बेटा हमारा क्या हो सकता है? जो हमारा हीरा होता है, कांच होता है, रबड़ हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और शुद्ध जल भी हम कह सकते हैं, शुद्ध जल, ये भी किसकी भांति व्यवहार करेगा बेटा? कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं पॉइंट और, ठीक है, कि कुचालक की प्रतिरोधकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, परंतु चालकता कम होती है, चालकता कम होती है। क्या बताया मैंने? प्रतिरोधकता बेटा इसका अधिक होता है और चालकता क्या होता है? बहुत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि भाई प्रतिरोधकता इसकी कम होती है, इसकी चालकता ज्यादा होती है, तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। और एक चीज और कह सकते हो बेटा कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त का मतलब फ्री, आवारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो चालक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है बेटा एक नंबर का, कि किसी चालक में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होता, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, याद रखना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बेटा हम क्या कर सकते हैं? इसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम इसके अंदर, कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है बेटा। इसलिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है, और चालकता क्या होती है? कम होती है, और धारा का प्रवाह नहीं होता है। एक और पदार्थ आता है बेटा जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। वो अर्धचालक आपको इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं अर्धचालक क्या होता है। जो चालक और कुचालक के बीच की कड़ी होती है, ना तो ये पूर्ण रूप से चालक होता है, ना ही पूर्ण रूप से कुचालक होता है, ठीक है ना। तो आप इसको चालक कह सकते हो, ना ही कुचालक कह सकते हो। मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है, लेकिन आसानी से नहीं होता है, ठीक है ना के बराबर होता है, ठीक है ना। एक तरह से देखें तो ना तो हम पूर्ण रूप से इसको चालक कह सकते हैं अर्धचालक को, ना ही कुचालक कह सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो बेटा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना, ये कैसे पदार्थ है? हमारे अर्धचालक हैं। अब इनमें धारा का प्रवाह कराना है तो क्या करना है? इन पदार्थों को थोड़ा सा गर्म करोगे ना बेटा, तो जैसे आप क्या करोगे? गर्म करोगे ना, तो इसमें क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होंगे बंध इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो जुड़े होते हैं, तो वहां पे जो बना होता है सहसंयोजी बंध जो होता है वो टूट जाता है जब इन पदार्थों को हम गर्म करते हैं, जो हमारे अर्धचालक होते हैं। तो जब वो सहसंयोजी बंध टूट जाता है बेटा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं? चालक उस पदार्थ में क्या करने लगते हैं? घूमने लगते हैं। और जब किसी भी पदार्थ में बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, गति करेंगे, तो उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच की स्थिति होती है, बीच की कड़ी होती है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या होता है? जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ठीक है ना, और लेड भी हम कह सकते हैं बेटा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा? अर्धचालक है, ठीक है। तो अर्धचालक मैंने बता दिया, चालक बता दिया, कुचालक बता दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है बेटा, वो आता है क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र। तो हेडिंग फटाफट आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगा लो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज,
ओ इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ठीक है ना। क्या होता है, परिभाषा लिख लेते हैं पहले। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना बल का, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल, जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना स्थिर वैद्युत बल का मतलब बेटा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो आकर्षण बल का, इसलिए मैंने यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल बोला, ठीक है ना, का अनुभव करता है वह क्षेत्र ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या, अब यहाँ पे एक चीज और कि ये मान लेते कोई हमारा प्लस क्यू आवेश है, अब इसका अपना एक एरिया है, एक अपना इसका एक क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसके क्षेत्र के बाहर कोई एक दूसरा आवेश, इसको मान लेते Q1 है, एक दूसरा आवेश है जिसका नाम क्या है Q2 है, ठीक है। लेकिन ये दोनों है एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है ना। जब तक ये आवेश इसके क्षेत्र से बाहर है तो क्या ये बल का अनुभव करेगा, नहीं करेगा बेटा। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये इसके क्षेत्र में इंटर कर जाएगा तो आपको पता है ना कि मैंने बताया ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक जैसे आवेश है तो एक जैसे आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण। तो ये क्या करेगा, अपने क्षेत्र से इनको क्या करेगा, भगाने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो वही चीज मैंने लिखा है बेटा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, दूसरा आवेश जब आएगा तो जितना स्थिर वैद्युत बल, जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र, मतलब यह क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर ये बेटा प्लस आवेश से जब आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर यहीं पे बेटा हम प्लस ना लेके इसको माइनस ले लेते तो जब ये यहां पे आता तो इनके बीच कौन सा बल काम करता, आकर्षण बल काम करता, ठीक है ना। तो यहां पे बेटा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है आकर्षण भी बल हो सकता है, ठीक है ना। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना प्रतिकर्षण बल या जितना आकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र, मतलब यह क्षेत्र इस आवेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं एग्जाम्पल में बेटा, तो जैसे देखो ध्यान से, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप सपोज करो कहीं आप खड़े हैं और या दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ अगर आप खड़े हैं, आपके डैडी अगर आपको देख रहे हो तो आप क्या कहते हो, कोई भी ऐसी हरकतें, कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करते हो कि जिससे आपको क्या पड़े, डांट पड़े, क्योंकि आपको पता है कि पापा देख रहे हैं और पापा देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा कोई काम किया तो घर पे चल के पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, आप क्यों डर क्यों रहे हो, आपको एक बल का अनुभव हो रहा है, क्यों, क्योंकि पापा का एक क्षेत्र है, पापा का एक क्षेत्र है, जहां तक पापा की नजर जा रही है, पापा आपको देख रहे हैं और आप अपने पापा को देख पा रहे हैं, तो पापा का एक क्षेत्र कायम हो गया। और पापा के क्षेत्र में आप हो, और पापा के क्षेत्र में आप हो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उनके क्षेत्र में हो, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक बल का अनुभव हो रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, तो आपके ऊपर एक बल का अनुभव हो रहा है कि कोई ऐसी हरकतें ना करे जिससे हमको क्या हो, डांट खानी पड़े, ठीक है ना। तो आपके ऊपर एक बल का अनुभव हो रहा है। लेकिन अगर वहीं बेटा, अगर आपके पापा वहां से गायब हो जाएं, सपोज करो वहीं से कहीं रूम में चले जाए, कहीं हट जाएं, बस आपके पापा आपको देख नहीं पा रहे ना, तो आप
पापा को देख पा रहे हो तो पापा का क्षेत्र क्या गायब। तो आप क्या सोचो, अरे क्या बात है, पापा चले गए, पापा देख नहीं रहे, इसका मतलब पापा का क्षेत्र गायब। तो पापा का क्षेत्र गायब, इसका मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अनुभव, बल का अनुभव नहीं होगा। तो आप फ्री हैं, जो करना चाहो कर सकते हो। तो भाई ऐसे बेटा ये भी होता है कि अगर ये आवेश बाहर है, इसके क्षेत्र से बाहर है, अगर हम कहें कि ये जो आवेश है बेटा इसके क्षेत्र से बाहर है, तो किसी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आवेश इसके क्षेत्र में एंटर कर जाता है तो क्या होता है बेटा, एक बल का अनुभव करता है। तो वह जो क्षेत्र होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट इसकी डिफिनेशन लिख लो। ठीक है ना, अब अगला जो टॉपिक आता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, उसको हम लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालो फटाफट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, इसकी परिभाषा लिखो। किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना, अब अगला बात आता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम किससे लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से, कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या बताया इसकी परिभाषा की, किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह जितना बल का अनुभव करता है वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या, जैसे मैंने कहा कि ये सपोज करो ये कोई क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र है, मैंने बता दिया किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। अब यहां से बेटा मैंने क्या किया, एक एकांक धनावेश है जिसका नाम क्या है, क्यू नॉट। ये क्या है बेटा हमारा, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब समझते हो ना, कि जिनका मान 1 कूलाम हो, एकांक धनावेश। ठीक है ना, अब इस एकांक धनावेश को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, ये प्लस क्यू है बेटा, मान लेते हैं इसका एक क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश है, इसका अपना एक एरिया है जिसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, अपना एक क्षेत्र है। जब इस एकांक धनावेश के इसके क्षेत्र में लाएंगे तो वह जितना बल का अनुभव करेगा, कौन सा बल लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल। अगर ये माइनस आवेश होता तब आकर्षण बल लगता। ठीक है ना, तो किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वो जितना बल का अनुभव करेगा, चाहे वो 10 न्यूटन, ये इस पे 10 न्यूटन का बल लगाए या 5 न्यूटन का बल लगाए या 20 न्यूटन का बल लगाए, जितना बल का अनुभव करेगा ये आवेश, वही बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहां से फार्मूला लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो सकता है बेटा, स्थिर वैद्युत बल लिख सकते हैं यहाँ पे, स्थिर वैद्युत बल बटे एकांक धनावेश, एकांक धनावेश।
अब इसको हम लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं E से, स्थिर वैद्युत बल को हम किससे लिखते हैं, F से, एकांक धनावेश को लिखते हैं Q नॉट से। तो E बराबर हमको फार्मूला मिल गया F/Q नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे हम देखो समझ सकते हैं परिभाषा, क्या समझ सकते हैं कि एकांक धनावेश को, Q नॉट क्या है, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर वो जितना बल का, ये F क्या है हमारा बल ना, स्थिर वैद्युत बल, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल, जितना बल का अनुभव करता है वह बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। अब इसके मात्रक देख लेते हैं, तो हेडिंग डालो फटाफट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद इसका बीमित सूत्र देखते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है, मात्रक E बराबर अभी मैंने पढ़ा है क्या होता है, F/Q नॉट। भाई ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और ये आवेश है बेटा, एकांक धनावेश है, तो आवेश का मात्रक अभी मैंने बताया क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सी पद्धति का मात्रक, MKS पद्धति का, याद रखोगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। अगर यहीं पे बात करें बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया MKS पद्धति के मात्रक। और अगर मैं इसी को और मॉडिफाई करना चाहूँ, एक और अन्य मात्रक बनाना चाहूँ, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसी में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, यहाँ से मीटर से गुणा कर दें और मीटर से भाग दे दें, तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर मिल जाएगा और बटे कूलाम मीटर। और अगर याद करो आपने बेटा 9th क्लास और 11th क्लास में पढ़ रखा है कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, बल का मात्रक न्यूटन, डी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते थे बेटा, जूल। तो जहां बेटा न्यूटन मीटर लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। और बटे C मतलब कूलाम इंटू बेटा क्या, मीटर। और एक चीज और आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा कि विभव बराबर क्या होता था, W/Q, याद करो, जूल बटा कूलाम लिखते थे। और जूल बटा कूलाम इसका मात्रक होता था, इसी को हम लिखते थे वोल्ट, क्या लिखते थे, वोल्ट। तो जहां जूल प्रति कूलाम है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या बेटा, वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। और बटे क्या, मीटर। तो हम कह सकते हैं कि एक मात्रक और बन गया, क्या, एक मात्रक और इसका बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर। क्या बन गया, ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। कौन सी पद्धति का मात्रक है ये सब, MKS पद्धति का, ठीक है ना। याद रखना, या तो न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या बेटा वोल्ट प्रति मीटर। इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्यों, क्योंकि मीटर से गुणा कर लिया और मीटर से भाग कर दिया। किसी भी समीकरण या किसी चीज में बेटा जितना ऊपर से गुणा किया जाता है उतना नीचे से भाग दिया जाता, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीटर से गुणा कर दिया और मीटर से भाग दिया, तो ऊपर हो गया न्यूटन मीटर और नीचे कूलाम मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल, कूलाम मीटर लिख दिया। उसी तरह बेटा जूल प्रति कूलाम को हम लिखते हैं वोल्ट, और यहाँ पे नीचे क्या बचा है, मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक नंबर का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर के पेपर में आप उठा के देखो, उसमें पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सभी बच्चे ये ढूंढ रहे थे कि न्यूटन प्रति कूलाम है, ये नहीं है, क्वेश्चन गलत है। तो गलत नहीं हुआ बेटा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हो जाता है कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर भी था, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर भी था, तो ये याद रखोगे, वोल्ट प्रति मीटर। और ये तो MKS का हो गया। सीजस की मैं बात करूं तो सीजस में क्या बन सकता है, ई का मात्रक सीजस पद्धति में क्या हो सकता है, याद रखना, न्यूटन जाएगा बेटा सीजस में, तो डाइन बन सकता है ये। और मीटर किसमें बदल सकता है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो बेटा ये हो सकता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक सीजस पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर नहीं, स्टेट कूलाम यार, ठीक है ना, स्टेट कूलाम। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूटन बल का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन होता है, सीजस में करोगे तो डाइन हो जाएगा। कूलाम का मात्रक MKS पद्धति, आवेश का मात्रक MKS पद्धति में कूलाम होता है, सीजस पद्धति में क्या होता है, स्टेट कूलाम। तो सीजस पद्धति में पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप लिख सकते हो डाइन प्रति स्टेट कूलाम, ठीक है ना। ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति का, तो याद रखोगे। अब ये तो इसका मात्रक की बात हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं क्या, इसका बीमित सूत्र। इसका बीमित सूत्र क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो बीमित सूत्र हम कैसे निकालेंगे। बीमित सूत्र बेटा आपने 11th भी पढ़ रखा होगा कि बीमित सूत्र कैसे निकालना है। ई का मात्रक होता है बेटा हमारा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो देखो जहां न्यूटन है वहां अगर लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये m हो गया और ये a हो गया। अब बराबर क्या होता था, ma, याद रखो यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। इसका मात्रक kg, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर बटे सेकंड स्क्वायर को ही तो कहते थे क्या, न्यूटन कहते थे। तो जहां न्यूटन लिखा जा सकता है वहां kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैंने न्यूटन का स्थान पे लिख दिया। इनटू बेटा कूलाम को, अभी मैंने बताया कूलाम को लिख सकते हो एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हो, एम्पियर सेकेंड। तो अब इसको गुणा कर लो, आ गया आपका kg मीटर बटे एम्पियर सेकंड स्क्वायर का गुणा सेकंड में करो तो सेकंड के पावर कितना, 3। अब फिर बीमी सूत्र आपको पढ़ाया मैंने कि जहां kg दिख जाए उसका बीमी सूत्र कैपिटल एम, जहां मीटर दिख जाए उसका बीमी सूत्र एल, कैपिटल एल, जहां एम्पियर दिख जाए उसका बीमी सूत्र ए, जहां सेकंड दिख जाए उसका बीमी सूत्र टी। कितनी बार है, 3 बार। इन सबको एक कोष्टक में लिख लो। तो बेटा ये m आ जाएगा, l आ जाएगा, और ये t के पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, a के पावर ऊपर जाएगा तो ये a के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो e का बीमी सूत्र कितना आ गया, यम यल टी के पावर -3 ए के पावर -1। ठीक है, तो इसको आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, तो फटाफट हेडिंग लगा लो, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, परिभाषा लिखो पहले बेटा इसकी, किसे कहते हैं आप इसका क्वांटमीकरण का सिद्धांत। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जिसको समझते हैं बेटा कैसे, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु ए है, इसका नाम है। अब इस वस्तु में हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। स्टार्टिंग में बेटा ये उदासीन रहा होगा ना, इसके अंदर जितने नंबर आप प्लस होंगे उतने नंबर आप माइनस रहे होंगे, लेकिन अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये वस्तु क्या हो गई होगी, धनावेशित हो गई होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, कमी, और कमी आने पर ये वस्तु क्या हो गई होगी, धनावेश, मतलब धनावेशित हो गई। अगर अब हम जानना चाह रहे हैं कि इस वस्तु पर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला उसका आवेश कितना है, तो बेटा कैसे निकालेंगे, आवेश Q बराबर, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बेटा कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, गुणे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते ही हो तो माइनस बोलो यार, ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला इस वस्तु पे धनावेश आ गया। अब हम चाह रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे धन आया तो धन लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल, एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसी तरह मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो यहाँ पे प्लस आता, 4 प्लस आते हैं तो 4 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन निकालते बेटा तो प्लस का 10 गुणे 10 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है ना, तो ऐसे बेटा अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, प्लस n और गुणे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये तो बेटा बात हो गई वस्तु A की। और इसी तरह बेटा अगर मैं क्या करता कि ये वस्तु B है, ये वस्तु हमारा B है, इसमें हम क्या करते एक इलेक्ट्रॉन दे देते बाहर से, पहले उदासीन थे, तो अगर हम क्या करते इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, वृद्धि हो गई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो इस वस्तु पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं उसका आवेश कितना होगा, तो Q बराबर कैसे निकालेंगे, माइनस एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश,
माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपने आवेश दिया है तो इसके कारण ये क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई, इसलिए माइनस 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता तो 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऐसे बेटा n इलेक्ट्रॉन देते तो यहाँ पे हमारा अगला क्या बन जाता बेटा, माइनस n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। जब इन दोनों को हम साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे साथ, देखो लिखें यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर बेटा माइनस भी होगा प्लस भी होगा, N होगा गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पे जो N है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, अस्थानांतरित आवेश। N को हम क्या पढ़ सकते हैं, अस्थानांतरित आवेश। तो हमारा एक फार्मूला बन सकता है क्या यहाँ पे, क्या कि Q बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस N इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं, E से। तो Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस N इंटू ई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब ये प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, तो आपको पता है बेटा कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्लस आ गया, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो आवेश क्या हो जाता है, उस पर ऋणावेश आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस लिखा है। कितना आवेश आपने निकाला है, तो N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना आवेश एक उस वस्तु से स्थानांतरित हो रहा है, या तो आप इस वस्तु से निकाल रहे हैं या इस वस्तु में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। पूर्ण का मतलब होता है या तो किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो किसी वस्तु से, या 1 इलेक्ट्रॉन आप उसको दे रहे हो, कभी या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, पूर्ण संख्या के रूप में। कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं बेटा कि हम इस वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आधा निकालेंगे तो आधा हमारा क्या होता है, 1/2 क्या पूर्ण संख्या होता है, क्या नहीं होता। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या होते हैं। तो ये पूर्ण संख्या के रूप में या तो 1 निकालोगे या 1 दोगे, या 2 निकालोगे या 2 दोगे, या हम क्या करेंगे 10 निकालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। तो एक पूर्ण संख्या के रूप में हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात आ रही है कि बेटा हम आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकाल रहे हैं, प्रोटॉन को क्यों निकाल नहीं रहे। प्रोटॉन को भी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बट प्रोटॉन को इसलिए नहीं निकाल रहे। याद रखना कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत बेटा जो ये कहता है कि हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है ना वो बहुत भारी कण होता है, 1837 गुना कह सकते हो या 1840 गुना ज़्यादा होता है बेटा। इसका जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg है तो प्रोटॉन का कितना होगा, 1840 kg। तो समझ सकते हो कि प्रोटॉन कितना भारी कण होता है, और किसी भारी कण को निकालना बेटा बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकालते। तो आपसे पूछा जाए कि हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकालते, प्रोटॉन को क्यों नहीं निकालते, तो आप कह सकते हो कि प्रोटॉन एक भारी कण होता है। कितना भारी होता है, 1837 गुना या 1840 गुना जो उसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1840 गुना या 1837 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन भारी कण होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को निकालते हैं, ना तो किसी वस्तु में प्रोटॉन को देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच बेटा एक बल काम करता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक के अंदर, तो नाभिक रहता है, तो नाभिक में बेटा एक काम करता है नाभिकीय बल, ठीक है ना। तो नाभिकीय बल के कारण क्या होता है बेटा, वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल के कारण, तो इसलिए क्या होता है बेटा, हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो दूसरी बात ये होती है, ठीक है। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत था, आपने इसको नोट करना। आप हेडिंग डालना है बेटा कि आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम हम बात करते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या चीज होता है। आवेश संरक्षण का नियम, भाई जैसे आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, वैसे आवेश संरक्षण का भी नियम होता है कि किसी निकाय में या विलगित निकाय में हम कह सकते हैं प्रक्रिया के पहले का जो कुल आवेश होता है और प्रक्रिया के बाद का, ठीक है ना। किसी निकाय में प्रक्रिया के पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। जैसे हम संवेग संरक्षण का नियम नहीं कहते थे कि टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है आपस में क्या होता है, संरक्षित रहता है, बदलता नहीं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो आप ये भी कह सकते हो बेटा कि किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व का मतलब पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश होता है आपस में बराबर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो लिख लो बेटा कि किसी विलगित निकाय में विलगित
निकाय में प्रक्रिया के पूर्व का कुल नेट आवेश तथा प्रक्रिया के बाद का कुल नेट आवेश आपस में संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब बराबर रहता है, संरक्षित रहता है अर्थात बराबर रहता है, अर्थात बराबर रहता है। और इसे ही आवेश का संरक्षण का नियम कहा जाता है, नियम कहा जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आपको पता है कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस क्रिया करता तो बेटा क्या पड़ता है, बनता है NaCl। ये प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है, प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है, और ये प्रक्रिया के बाद की स्थिति है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अगर देखना चाहें, इसको एग्जाम्पल लेकर हम समझे। दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है हमारा कि Na प्लस OH माइनस अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बेटा, NaOH बन जाएगा। ठीक है ना। ये पूर्व की स्थिति है और ये आवेश, यहाँ पे प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के बाद। ठीक है। देखो ध्यान से, अगर देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस मिलकर क्या बना रहा है, NaCl। तो प्रक्रिया की पूर्व की स्थिति है, Na प्लस मिला Cl माइनस मिला तो क्या बना, NaCl। तो पहले अगर हम देखें कुल धनावेश क्या है, प्रक्रिया के पूर्व का कुल धनावेश, कुल धनावेश कितना है बेटा, तो +1 है, 1 है। और प्रक्रिया के बाद का कुल धनावेश कितना है, तो प्रक्रिया के बाद भी कोई धनावेश नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। कुल ऋणावेश प्रक्रिया के पहले कितना है, तो प्रक्रिया के पहले कुल ऋणावेश कितना, 1 है, 1 लिख सकते हैं बेटा। कुल ऋणावेश बाद में कितना प्रक्रिया के बाद का, तो कोई ऋणावेश नहीं, इस पे ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अगर मैं कहूँ कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है, 1 प्लस और 1 माइनस है, तो 1 प्लस और 1 माइनस को जोड़ोगे तो कुल आवेश कितना हो गया, कुल नेट आवेश क्या हो गया, 0। और प्रक्रिया के बाद का भी कुल नेट आवेश क्या हो गया, आपस में 0। तो हमारा आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है ना बेटा कि प्रक्रिया के पूर्व का प्रक्रिया के बाद का जो कुल नेट आवेश होता है, कुल नेट आवेश आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ भी अगर 1 प्लस 1 माइनस इसको जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे नेट आवेश क्या है, 0 है, तो 0 0 आपस में बराबर होगा कुल नेट आवेश। यहाँ भी देखेंगे 1 प्लस और 1 माइनस इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ भी क्या है, आवेश क्या है, कुल आवेश 0 है। तो प्रक्रिया के पहले का और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, कि पहले का आवेश आपस में और बाद का जो आवेश होता है आपस में बराबर होता है। जो कुल आवेश है वो आपस में क्या है, देखो बराबर है ना, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। लेकिन हाँ, धन आवेश, कुल धनावेश, कुल ऋणावेश आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है, हमारा जो नियम कहता है कि कुल आवेश प्रक्रिया के पहले का और प्रक्रिया के बाद का जो आवेश होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या है बेटा, आपस में क्या है, बराबर है। यही हमारा क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक फटाफट हेडिंग लगा लो, आवेशन। आवेशन को इंग्लिश में कहते हैं बेटा चार्जिंग। देखो आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित मतलब चार्जिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। ठीक है ना। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसको चार्ज कहते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो किसी वस्तु को आवेशित करना, चाहे धनावेशित कर दो चाहे ऋणावेशित कर दो, कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। तो 3 तरह से आवेशन पढ़ेंगे हम, एक घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, एक चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे और एक प्रेरण द्वारा आवेशन क्या
पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कभी आपने देखा होगा बेटा कि हम क्या करते हैं, घर्षण द्वारा का मतलब जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में निकलते हैं उस पर धनावेश आ जाता है, जिसमें जाते हैं उसमें ऋणावेश आ जाता है। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखना चाहो इसकी डिफिनेशन, तो लिखो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। कितने तरह से होता है बेटा आवेशन के प्रकार? टाइप्स ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, और एक होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन, हम पढ़ेंगे। और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो 3 तरह से हम क्या करने वाले, आवेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट बेटा इस वीडियो में हम आवेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में बेटा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, उसके बाद चालन द्वारा आवेशन देखेंगे, फिर प्रेरण द्वारा आवेशन देखेंगे, फिर हम जैसे ही इसको पढ़ लेंगे बेटा हम पहुंच जाएंगे कूलाम के नियम पे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए